नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला, प्रावी IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर कानपुर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम लोग ICSI या ICSI बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF और ICSI में क्या डिफरेंस है? तो देखो, ICSI एक IVF की टेक्नोलॉजी है और आजकल के समय में ज़्यादातर ICSI ही परफॉर्म की जाती है। मतलब अंडे को पकड़ के स्पर्म को, एक एक स्पर्म को उसके अंदर निडल की मदद से डालना। IVF में क्या होता है? IVF में अंडे के चारों तरफ स्पर्म को छोड़ना। स्पर्म अपने आप सेलेक्ट होगा जो उसके अंदर जाना है। तो IVF में स्पर्म अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा ये चीज़ हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं, जबकि ICSI में हमको ये 100% पता होता है कि एक अंडे में एक स्पर्म ही जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन ICSI में फर्टिलाइजेशन रेट, निषेचन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। और ICSI में अब जिस तरह के मीडिया या सॉल्यूशंस हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत अच्छे एम्ब्रियो बन जाते हैं। इनफैक्ट अब IVF का मेन रोल रिप्लेस होता जा रहा है ICSI से। ICSI जनरली बना किस लिए था? मींस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दोस्तों, हम जानते हैं कि नेचुरल फर्टिलाइजेशन के लिए एक एग के चारों तरफ लाखों की संख्या में स्पर्म होनी चाहिए, तब कोई एक जा पाता है। मीन्स उस साइट के अंदर कौन सा स्पर्म जाएगा, ये बड़ा नेचुरल सिलेक्शन का रीज़न होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके शुक्राणु ऑलरेडी कम हैं, WHO गाइडलाइन के हिसाब से जिनके शुक्राणु 15 मिलियन से कम हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, कपल हैं जिनमें स्पर्म काउंट 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, ओलिगोजूस्पर्मिया के जो पेशेंट हैं, या मोटिलिटी का इशू रहता है जिनमें, या मॉर्फोलॉजी का इशू रहता है कि ढंग से स्विम अप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए ICSI एक वरदान है। उसमें क्या होता है कि एग का नंबर तो जनरली निर्धारित होता है कि जब भी हमारा ओवम पिकअप होता है IVF की प्रक्रिया में, तो 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 अंडे मिल सकते हैं। तो बेसिकली हमको स्पर्म भी इतने ही चाहिए। तो जैसे किसी के 1 मिलियन या 2 मिलियन काउंट है और वो मास्टरबेशन से अपना सेवन सैंपल देता है, तो उसको हम लोग स्पेशल टेक्निक से बना करके ICSI से आसानी से उसके एग्स को फर्टिलाइज करा सकते हैं, और जिनको बाद में कल्चर करने से अच्छे एम्ब्रियो बनते हैं और उनको ट्रांसफ़र करने पर हम लोग प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं। तो ICSI बहुत इम्पॉर्टेंट, और एक तरीके से ये ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके शुक्राणुओं की संख्या कम है, या ऐसे व्यक्ति जिनमें शुक्राणुओं की संख्या कम नहीं है फिर भी वो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, और कोई रीज़न हमें पता नहीं लग रहा है कि वो क्यों नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, मीन्स सॉर्ट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड है। तो एटलीस्ट वी आर श्योर दैट विद द ICSI के प्रोसेस से हम लोग एम्ब्रियो तो बना पा रहे हैं, एम्ब्रियो की क्वालिटी, एम्ब्रियो की ग्रेडिंग को एसेस कर पा रहे हैं कि यस, पेशेंट में फीमेल फैक्टर में एग की क्वालिटी अच्छी है और मेल फैक्टर में स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, तभी वो एम्ब्रियो बन रहा है जो हम आगे उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। तो ज़्यादातर ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनके शुक्राणु कम होते हैं या जिनके शुक्राणु होते ही नहीं हैं, जिसको हम लोग पिज़्ज़ा की विध से टेस्टिस के अंदर से निकालते हैं। तो उसमें भी नंबर्स काउंट कर सकते हैं, स्पर्म के नंबर कितने आ रहे हैं, 10, 20, 40, 50, 100। तो उस केस में भी ICSI एक बहुत अच्छा टूल है हमारे लिए जो IVF में हेल्प करता है, और ICSI से फर्टिलाइजेशन रेट ऑलमोस्ट 99% होता है। 99 क्या 100% ही होता है, बिकॉज अब जिस तरह की टेक्निक इवॉल्व होती जा रही है, तो जनरली ICSI प्रोसेस के द्वारा एम्ब्रियो अच्छे बन जाते हैं। थोड़ा बहुत हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर हम लोग अच्छा लेंस लगा लें अपनी ICSI मशीन में तो IMSI बन जाता है। मतलब वी कैन सेलेक्ट मॉर्फोलॉजिकली बेस्ट स्पर्म, और थोड़ा सा हम लोग फिजियोलॉजिकली मीडिया में, डिश में कुछ चेंजेस कर लें तो PICSI बन जाता है। तो उसमें हम लोग हाईलेस की मदद से जो अच्छे स्पर्म हैं जिनका हेड वगैरह
एकदम परफेक्ट बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल परफेक्ट है, वही स्पर्म उस एंजाइम की तरफ जाते हैं, तो हम लोग फिजियोलॉजिकली बेस्ट स्पर्म को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ICSI इज़ जनरल इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, IMSI इज़ मॉर्फोलॉजिकली बेस्ट स्पर्म को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और ICSI का एक आगे का स्टेप जिसमें हम फिजियोलॉजिकली बेस्ट स्पर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर या कोई टेक्नीशियन या टेक्निकल व्यक्ति ये सब वर्ड यूज़ करता है तो मेरी गुजारिश है अपने निसंतान दंपति जो इस इलाज के लिए जा रहे हैं, इन सब टर्म से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक प्रोसेस वही है कि एग के अंदर स्पर्म जाना है, अब वो अपने आप जाता है IVF, हम एक एक को पकड़ के डालते हैं ICSI, हम मॉर्फोलॉजिकली बेस्ट स्पर्म सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन IMSI, हम फिजियोलॉजिकली अगर बेस्ट स्पर्म को सेलेक्ट करके एग के अंदर डालते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू एंजाइम्स दैट इज़ ICSI। तो ये सारे वर्ड सिर्फ एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि हम बेस्ट स्पर्म को एग के अंदर कैसे डालें ताकि हमको बेस्ट एम्ब्रियो मिले। मैं आशा करता हूँ आपको ICSI के बारे में और ICSI किन पेशेंट्स में ज़रूरी होती है और ICSI के क्या फ़ायदे हैं और ICSI से ऊपर और क्या क्या हम कर सकते हैं जो कि हम लोग अपने प्रावी IVF में रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी हुई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है, आपको लगता है कि अभी भी आपको कुछ पूछना बाकी है, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8417084446। धन्यवाद।